न्यूनतम वेतन के दायरे में आने वाले सभी मजदूर साथियों, ठेकेदार मजदूर साथियों, आउटसोर्सिंग संविदा के सभी कर्मचारी भाइयों, बहुत लंबे समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे और वो क्षण आ गया है। लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि कल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर के में जहाँ ये मामला सुनवाई में था, उसके निर्णय की घोषणा हो गई। ये निर्णय की घोषणा से के समय बातचीत करते समय आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। इस वक्त मध्य प्रदेश में दो तस्वीरें उभर के आ रही है साफ साफ। एक, उद्योगपतियों को रिझाने के लिए पूरी सरकार पूरी तरीके से लगी है और 24-25 तारीख फरवरी को जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हो रही है, उसके लिए पूरी तरीके से राजधानी को और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है और उनको तमाम सारी रियायतें दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो उद्योगों के लिए ज़रूरी श्रम है, उस श्रमिकों के पक्ष को और श्रम की लूट के लिए भी रास्ते खोले जा रहे हैं। उसी संदर्भ में ये हमारी जो न्यूनतम वेतन का जो संघर्ष है वो चल रहा था और उसी कारण से और जटिल से जटिल होता जा रहा है। ये बहुत प्रतीक्षित फैसला आ गया है कल, और कल शाम को अपलोड हुआ। उसके बाद से हम लोग भी इसको समझने की और इसमें क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। कल से ये सब आया है फैसला, तो हमारे जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट माननीय बाबूलाल नागर जी, और हमारे जो हाई कोर्ट में बाबूलाल नागर जी के साथ सहपाठी हैं प्रभाकर मोहन करपे जी, उन दोनों से लंबी बातचीत हुई और लंबी बातचीत के बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कल से इस निर्णय के बारे में अलग अलग किस्म के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, अलग अलग किस्म की व्याख्याएं की जा रही हैं। कहीं कोई हताशा की बात कर रहा है, कोई निराशा की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU हमेशा ही गंभीरता के साथ मजदूरों के साथ है, मजदूरों के साथ थी, मजदूरों के साथ रहेगी। और इसलिए हम कोई भी बात बिना तथ्यों के और बिना सच्चाई के बोलते नहीं। तो इसलिए हमने कल आपको से इस बात को जानकारी देने के लिए हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, और जब हमने पूरा समझ लिया उसको, उसके अंदर क्या है, तब उसके आधार पर आज हम आपको इसकी जानकारी देना चाहते सर। ये मालूम है 5 फरवरी के बाद फिर उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को, पहले सुनवाई की 5 फरवरी को, फिर कहा 10 फरवरी को हम अंतिम सुनवाई करके इस फैसले को अब हम सुनाएंगे। तो 10 फरवरी को ही इसके बारे में एक तरीके से हो गया था और हम तब से इंतज़ार कर रहे थे किस तरीके से इसको इसमें क्या फैसला आए। अब ये हमने पिछले वीडियो में जब 5 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी, उस 5 फरवरी के समय एक ऑडियो जारी किया था। मेरा आपसे आग्रह है कि उसको ज़रूर सुने, तब आपको समझ में आएगा कि इस फैसले के समय क्या हुआ, क्या है परिस्थिति। मैं दोबारा से उसको दोहराना नहीं चाहता। हम बार बार ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि मसला कुछ सही जगह नहीं जा रहा है, और आपको पता है कि हमें देखने में की बात है और आपको भी समझने की बात है, एक ही कानून 1900 न्यूनतम वेतन कानून 1948 और एक ही न्यायपालिका, और न्यायपालिका एक ही खंडपीठ, इंदौर खंडपीठ। अब पिछली बार जब 2014 में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हुआ, तब भी ये टेक्सटाइल की एसोसिएशन उसके खिलाफ गई, इन्हीं मुद्दों पर गई। और उस समय इसी खंडपीठ की न्यायपालिका की खंडपीठ ने इसके संबंध में सुनवाई करने के बाद 9/7/2015 को उसको खारिज कर दिया। मतलब उन्होंने कहा इसमें कोई तथ्य नहीं है। मतलब ये 1948 के कानून में जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण हुआ 2014 में, उसको भी आपत्ति की, याचिका लगाई, लेकिन माननीय न्यायालय ने की, उसी खंडपीठ ने 9/7/2015 को उसको खारिज कर दिया। और अभी इस बार क्या हुआ, इस बार फिर उन्होंने याचिका लगाई, और याचिका लगाने के बाद फिर उसको स्टे दे दिया, मई में स्टे दे दिया, आपको पता है। और स्टे के आधार पर ये इसका भुगतान रुक गया। और उसके बाद उसी न्याय खंडपीठ में बार बार से सुनवाई हो रही थी। हम पहले बता चुके हैं आपको। जब खंडपीठ में से खंडपीठ बदली
न्यायमूर्ति आते हैं जाते हैं, खंडपीठ बनती है, और दोबारा जो खंडपीठ में पीठ बनी, उस खंडपीठ में 27 जनवरी को वो आपको पता है वहाँ से सुनवाई शुरू की, और 3 दिसंबर को 3/12 को वो स्टे को खारिज कर दिया उसी खंडपीठ ने, और अगली पेशी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से और जो OIC थे उनसे एफिडेविट ले लिए। तब हमको उम्मीद लगी कुछ ना कुछ। इसी बीच में खंडपीठ फिर बदल गई। अब खंडपीठ फिर बदल गई तो फिर वो मसला फिर उलझ गया, और आपने पिछली हमने ऑडियो में बताया था, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं कर रहे हैं, पर ये प्रक्रिया में जो हमें दिख रहा है उसको तो बोलना पड़ेगा। और उसके बाद जो अब निर्णय आया है वो निर्णय है 12 पेज का निर्णय है साथियों, 12 पेज का, और ये पूरा का पूरा निर्णय टेक्सटाइल एसोसिएशन की जो मांग है उस टेक्सटाइल एसोसिएशन की मांग पर ही केंद्रित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमने इसका सही हिंदी तर्जुमा भी किया है इस आदेश का, और इसमें अब अपलोड कर देंगे हम बाद में अपने इस वीडियो के बाद में। आप उसे एक एक गौर कर पढ़िए। उसमें जो 12 पेज का निर्णय है उसके अंदर हमारे मजदूरों का क्या पक्ष बोला हमने उसको भी लिखना तो पड़ता है, उनको लिखा। सरकार का क्या पक्ष है लिखा, और टेक्सटाइल एसोसिएशन के जो मुद्दे थे उनको भी लिखा। तो इसका मतलब है निर्णय तो सभी लोगों के मतों को समाहित करते हुए होना चाहिए था, लेकिन ये निर्णय बिल्कुल टेक्सटाइल एसोसिएशन के जो मुद्दे थे उन पर ही केंद्रित है। और ये जो निर्णय हुआ है मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। इस निर्णय के बारे में एक चीज तो स्पष्ट है कि आम मजदूरों के पक्ष में कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया इसके अंदर, और टेक्सटाइल एसोसिएशन की जो मांग थी उसके बारे में बहुत बारीकी से पिन पॉइंट करके स्पीकिंग ऑर्डर दिया है। अब ये जो फैसला है, ये फैसला क्या है, क्या हमारे हाथ से पूरी की पूरी बाजी चलेगी? ये बात नहीं है साथियों, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं उसके जो आदेश के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। हिंदी में, अंग्रेजी में ऑर्डर है तो अंग्रेजी में पढ़ूंगा और उसके मैं हिंदी करके बताऊंगा आपको। ये इसके अंदर एक ऑर्डर है, उसका जो पेज नंबर 10 पर है, 13 नंबर पॉइंट है। हाउएवर, कंसिडरिंग दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग एंड प्रोसीडिंग्स द वेरिएबल्स हैव बीन शिफ्टेड इन अनदर डायरेक्शन and question of virus or impunged notification dated 4/3/2024 is no longer required to be adjudicated in the petition now। एक इसका हिंदी का मतलब है, हालांकि देखते हुए कि सुनवाई और कार्रवाई के दौरान परवर्ती विषय दूसरी दिशा में स्थानांतरित हो गए हैं, दिनांक 19/1/2025 की संशोधित अधिसूचना के मद्देनजर अब इस याचिका में दिनांक 4/3/2024 की आपत्तिजनक अधिसूचना की वैधता के प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये जो टेक्सटाइल के जो विषय हैं उनको छोड़ के जो 3 नियोजन बनाए, जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं आज, 3 नियोजन बनाए, उनको छोड़ के बाकी जो नियोजन हैं उनके लिए 4/3/2024 की जो नोटिफिकेशन है जिसमें न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई गई थी, तो न्यायालय क्या बोल रहे हैं इसके बारे में कि उस पर कोई प्रश्न उठाने की या उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब इसमें एक लाइन और लिख देते हैं अगर कि इसका मतलब यह है कि इसको तुरंत लागू करें, ये नहीं लिखा है इसके अंदर, पर इसका मतलब यही है कि टेक्सटाइल की जो 3 नई शेड्यूल बनी है उनको छोड़ के बाकी सब के बारे में उन्होंने, मैं दोबारा पढ़ देता हूं इसको कि क्या है उसका मतलब। However, considering that during the course of hearing and proceeding, the variables have been shifted in another direction, and the question of virus of impunged notification dated 4/3/20 is no longer required to be adjudicated in the petition now। मतलब हिंदी में फिर पढ़ देता हूं आपको। ये देखते हुए कि सुनवाई और कार्रवाई के दौरान परवर्ती विषय दूसरी दिशा में स्थानांतरित हो गए, दिनांक 19/1/25 की संशोधित अधिसूचना के मद्देनजर, मतलब एक कौन सी अधिसूचना जिसमें 3 नियोजन बने उसको मद्देनजर अब इस याचिका में दिनांक 4/3/2024 की आपत्तिजनक अधिसूचना की वैधता के प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं। मतलब
वो वैध है, इसका मतलब लागू होगा। एक मतलब। दूसरी बात यह है कि इसमें जो बिंदु क्रमांक 16 जो ऑपरेटिव है इसके साथ में, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं उसको, ताकि आपको दोनों चीज़ों को समझ के इसके बारे में स्पष्ट आए। वो भी हिंदी अंग्रेजी पढ़ देता हूँ। ये पेज नंबर 12 पर, इट वुड बी प्रूडेंट to further direct that the state government shall make endeavors to conclude aforesaid exercise within a period of 2 months from today and ensure participation of all stakeholders at advisory board meeting in the manner and procedure prescribed under the Act of 1948। मतलब हिंदी में क्या है इसका मतलब? हिंदी में इसका मतलब है कि यह उल्लेख करना अनावश्यक हो गया याचिकाकर्ता चाहती जो कि अधिसूचना में प्रभावी से मुक्त रहेगा, क्योंकि 8/5/24 को तुरंत उनके पक्ष में अंतरिम रोक आदत की गई थी। हालांकि चूंकि मुद्दा कई श्रमिकों और कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से जुड़ा है, इसे निर्देश देना उचित होगा कि राज्य सरकार आज से 2 महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त अभ्यास को पूरा करने का प्रयास करेगी और 1948 के अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके और प्रक्रिया में सलाहकार बोर्ड की बैठकों में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। अब ये जो पढ़ रहे हैं साथी लोग, ये लोग कुछ कह रहे हैं कि इससे पूरी अधिसूचना के बारे में उन्होंने माननीय न्यायालय ने कहा। बिल्कुल नहीं, स्पष्ट है। ये कौन कौन से नियोजनों के बारे में कहा है उन्होंने, वो मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देता हूं, ताकि क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल सा मामला है, हालांकि आना चाहिए था बहुत साफ में, साफ नहीं आया। तो इसमें काय के लिए ये 2 महीने के अंदर प्रक्रिया, टेक्सटाइल एंड मेडअप्स नंबर 1 नियोजन, जो नया नियोजन है। नंबर 2 अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग वूवन निटिंग एंड टेक्निकल टेक्सटाइल फैब्रिक्स 2, और 3 फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये जो मार्च में 2024 में अधिसूचना थी, उस समय ये नियोजन उसमें शामिल नहीं थे। अब ये नियोजन बाद में अब जनवरी 2025 में शामिल हुए हैं। अब इनके बारे में उन्होंने कहा है, और लोग इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि नहीं, बाकी जिसके लिए न्यूनतम वेतन बढ़ा था और जिसका मार्च 2024 में अधिसूचना जारी हुई थी, बढ़े हुए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दे रहा हूं, उसके बारे में नहीं साथी, ये भ्रम है। इसका मतलब आज की स्थिति में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 4 मार्च 2024 को जो अधिसूचना जारी हुई, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हुई, उस अधिसूचना को यथा पूरी तरीके से जैसा थे वैसे ही मान लिया गया। और चूंकि स्टे था और 3 दिसंबर को 2024 को स्टे खारिज हो गया, तो आज तो स्टे भी नहीं है। तो इसका मतलब है माननीय न्यायाधीश ने कह दिया कि इन नियोजनों को छोड़ के बाकी के बारे में वही की वही परिस्थिति है और वो लागू होगा। अब इसका मतलब क्या है साथ? मैं 2-3 चीजें साफ करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि 3 दिसंबर 2024 को जब स्टे खारिज किया माननीय न्यायालय, बहुत साफ था, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तब तो सरकार ने यह कहा कि हमको समझ में नहीं आ रहा, इसकी स्पष्टता नहीं है, और उसके नाम पर लंबा समय लगा दिया। और लंबा समय तब भी हमने कहा था ये लंबा समय लगा रहे हैं, ये याचिकाकर्ताओं को मौका दे रहे हैं कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ खेल करने का, और वही साबित हुआ। उसी अवधि में उन्होंने इंटरलॉक्यूटरी वो लगाई, याचिका लगाई कारखाने में, उसमें यही सारे बिंदु उठाए जो न्यायाधीश महोदय ने अपने आदेश में लिखे। तो अगर 3 दिसंबर 2024 को अगर आदेश जारी हो जाता, तो जो नए नियोजन हैं, जो जिनके बारे में माननीय न्यायालय कह रहे हैं, उन नए नियोजन तो जनवरी 2025 से लागू हुए हैं वो नए नियोजन तो। और ये जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण है, वो तो नवंबर 2019 से प्रभावशील हुआ और अक्टूबर 2024 तक है प्रभावशील, और नए नियोजन तो बने जनवरी 2025 में। तो ये सरकार को ने मौका दिया उनको, वो इंटरलॉक्यूटरी उसमें चले गए, और उसके बाद ये जो फैसला आया है, तो इस फैसले के अंदर साथियों अभी भी एक गुंजाइश है, गुंजाइश बिल्कुल साफ है। माननीय न्यायालय ने ये कह दिया है कि वो मार्च 2024 की जो नोटिफिकेशन है
इन नियोजनों को छोड़ के उस पर, इसका मतलब है हम वैधानिक रूप से बढ़ी हुई न्यूनतम वेतन की दरों को हासिल करने के लिए हम उत्तर अधिकारी हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सरकार आराम से देगी? क्या 2024 का न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण होगा? क्या नवंबर 2019 का से जो एरियर था, मतलब अगर ये आदेश ऐसा होता, और मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए था, कि इसमें ठीक है आपने टेक्सटाइल एसोसिएशन के कुछ बिंदु उठाए और उनके बारे में निर्णय दिया है, पर मजदूरों की ओर से हमने भी तो मुद्दे उठाए थे। और इसकी याचिका को, जब आदेश को आप पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 पैराग्राफ में हमने जो मुद्दे उठाए वो लिखिए, और वो अगर मुद्दे उठाए हमने, उनके बारे में माननीय न्यायालय ये कह सकते थे कि 2000 नवंबर से लागू किया है तुमने, तो कानून तो ये बोलता है कि 2019 से मार्च तक का 2024 तक का एरियर दो, और 1 अप्रैल से जितना है उसका पूरा भुगतान करो। लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं, न उसको इनकार किया है, ये भी नहीं है उसके अंदर कि उसमें ये नहीं लिखा है कि हमारी ये मांग गलत थी एरियर की। इसका मतलब है कि हमारी मांग जायज है। तो अब हमारे सामने रास्ता क्या है साथियों? हमारे सामने रास्ता ये है अब कि तुरंत हमको इस न्यायालय के इस आदेश को का अध्ययन करने के बाद हम ये निष्कर्ष इसमें लिखा है, और इसका मतलब ये है कि लागू। तो इसका मतलब पहला मामला है कि सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि तुरंत आदेश जारी करे, नंबर 1, और आदेश जारी करने के अगले महीने से ही बढ़ी हुई दरों का भुगतान सुनिश्चित कराए। 2, ये जो अप्रैल 2024 से अब तक का जो एरियर है, उस एरियर का भुगतान का आदेश जारी करे। 3, नवंबर 2019 से अक्टूबर 2024 तक का जो एरियर है, अब जब न्यायालय ने मान लिया कि ये बढ़ी हुई दरें उचित है, तो जब बढ़ी हुई दरें उचित है तो किस तारीख से बढ़ी हुई दरें हैं? ये तो नवंबर 2019 से है। तो जब बढ़ी हुई दरें उचित है तो इसका मतलब है कि वो एरियर भी हमारा उचित है, तो अब वो एरियर को हासिल करने की लड़ाई होगी। और 3, पिछली बार भी मैंने जानकारी दी थी, पिछली बार न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में हमने स्पष्ट रूप से ये मुद्दा उठाया, और श्रमायुक्त महोदया ने स्पष्ट रूप से पूरी मीटिंग में कहा कि ये कोर्ट की कार्रवाई निबट जाएगी। उसके बाद तुरंत न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर 2024 से जो न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरें ड्यू हो गई, उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब क्या हो गया? अभी कोर्ट की कार्रवाई निबट गई, तो अब तीसरा दबाव हमको बनाना पड़ेगा कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की जल्दी से बैठक बुलाओ। कारखाने के मालिकों के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में 2 अक्टूबर 2024 से जो ड्यू हो गया न्यूनतम वेतन की बड़ी दरें, उसकी प्रक्रिया शुरू करो। तो साथियों, लड़ाई आसान नहीं है, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, पर असंभव नहीं है। अब कानूनी जो बात आती है वो दूर हो गई, अभी इसकी अलग अलग व्याख्याएं होंगी। हमने पूरे तमाम सारे अपने वकीलों से बातचीत करके हमारा मत है ये कि बिल्कुल हम अब बढ़ी हुई दरों को प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो गए। अब पर सरकार को दबाव लगा के इसको लागू करना होगा। इसी मेरा आपसे अपील है कि अभी इस संघर्ष में आपकी अब सक्रिय भागीदारी की जरूरत है, और सक्रिय भागीदारी के साथ जो नारे आए और वैधानिक रूप से लड़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए जो स्थिति बनेगी, उसके बारे में आपकी मदद की जरूरत है। तो मैंने पहले भी कहा था, अब तुरंत हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसको जारी करेंगे, और आपसे अपील है आप अपने सभी सहयोगी के साथ उसमें ज्वाइन करें, और इस लड़ाई में सांगठनिक रूप से भी अपने आप को संबद्ध करें। और तीसरा, हमने अभी भी अपने सारे हमारे जो माननीय हमारे वकील साहब हैं, अधिवक्तागण हैं, उनके साथ फिर अभिवादन कर रहे हैं इस न्याय आदेश के अंदर क्या कोई सी कमी रह गई, और अगर सरकार कोई अवरोध करेगी इसकी व्याख्या के नाम पर, तो हम अभी भी तैयारी में। तो हम आज की तारीख में फिर आपसे कह रहे हैं, जो शुरू से कह रहे हैं कि हम न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरों के लिए लड़े थे, हमने लड़ाई करके उसको लागू कराया। उसके बाद कोर्ट के अंदर कार्रवाई चली, उसमें मुकाबला किया। हमने बीच में जब जरूरी पड़ी तो मैदानी लड़ाइयाँ लड़ी और इसको इस मंजिल तक लाई। अब इस मंजिल को लाने के बाद अभी अगर इसके अंदर कोई और जो 2019 से अब तक का एरियर, 2024 के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण,
और ये माननीय न्यायालय का जो आदेश आ गया है, जिस आदेश में स्पीकिंग ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि इन 3 निवेदनों को छोड़कर बाकी पर, इसका मतलब ये बाकी पे प्रभावशील है। तो इसलिए साथियों, ये हमारी जीत है, संघर्ष की जीत है। हालांकि जैसी जीत हमें उम्मीद कर रहे थे, उस तरीके से स्पष्टता के साथ सरकार को निर्देश देने वाले, अब जैसे उन्होंने अगर ये कह दिया उसमें, आप देखिए ना इस ऑर्डर को पढ़ के, जब 3 अलग नियोजन हैं उनके बारे में सरकार को कह दिया उन्होंने कि 2 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी करो, और इसी आदेश में ये लिखा है कि वो पुराने शेड्यूल के लिए लागू है। तो इसमें 2 लाइन और आती अगर कि तुरंत बाकी शेड्यूल के लिए बढ़े हुए वेतन दरों के भुगतान को सुनिश्चित करें, ये भी लिख सकते थे, पर नहीं है। खैर, ये माननीय न्यायमूर्तियों का और न्यायपालिका का विशेष अधिकार है। उन्होंने जिस तरह ये कानून की व्याख्या की, हम उस जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, और उसके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को के बारे में बोलने का हमारा अधिकार है, और कानूनी रूप से उसको पर लड़ने का भी हमारा अधिकार है। तो इसलिए मैं आप सबको ये सूचना देते हुए कि मुझे मालूम है कल से बहुत भ्रम फैल रहा है, तो फिर मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको आखिरी में कि नंबर 1, ये जो निर्णय है और 2 महीने की जो प्रक्रिया है हमारे लिए नहीं, बाकी के लिए नहीं है। 3 जो नए नियोजन जुड़े हैं, उन तीनों नए नियोजनों का नाम फिर से मैं पढ़ देता हूँ। वो तीनों नए नियोजन है: टेक्सटाइल एंड मेडअप्स, नंबर 2 अप्रैल एंड मैन्युफैक्चरिंग, वूवन, निटिंग एंड टेक्निकल टेक्सटाइल फैब्रिक्स, और 3 फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग। इन 3 के लिए उसमें निर्देश है कि 2 महीने के अंदर नई वेतनों के दरों के बारे में तय करें। बाकी के बारे में जो और नियोजन है उन पर वो लागू होता है। अब हमें सरकार पर दबाव बना के उसका आदेश तुरंत जारी कराना है, एरियर सहित भुगतान हासिल करना है 1 अप्रैल से, और बाकी जो विषय है उन विषयों के बारे में भी हमको लड़ाई को तेज करना पड़ेगा। फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़िए, और इस लड़ाई में सिर्फ अब व्हाट्सएप पर यस सर, ओके सर, इससे काम नहीं चलेगा। अगर हासिल करना है तो मैदान में पूरी लड़ाई में साथ में रहना पड़ेगा, और कानूनी लड़ाई के लिए जो भी संसाधनों की जरूरत होगी उन संसाधनों को जुटाने में आपकी सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। ये अधिकार आपका है, एक एक पाई आपके हक की है, उसको हासिल करने के लिए हम संघर्ष में हैं, पर सबका हक है, तो सबका हक है तो सबको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो के जरिए आपको स्पष्टता लाने की कोशिश करूं, तो मैंने ये वीडियो जारी कर रहे हैं। इसके बारे में अगर किसी को कोई भ्रम होगा तो फ़ोन करके आप ज़रूर मुझसे बात कर लें, या दर्शन प्रजापति जी से बात कर लें, और वो स्पष्टता ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।